अक्सर भूकंप ज्वालामुखी मिलाकर के क्वेश्चन पूछ देता है, अक्सर पूछ देता है यहां से, क्योंकि हमारे जीवन से यह जुड़ा हुआ क्षेत्र है। भूकंप ज्वालामुखी मानव जीवन को काफी प्रभावित करता है, इसलिए यहां से प्रश्न भी पूछते हैं। और ध्यान दीजिएगा, पहले बात आती है कि भूकंप क्या है। तो पृथ्वी की सतह जब किसी कारण से कंपन करने लगती है, जब पृथ्वी का सतह किसी कारण से कंपन करने लगता है, तो इस स्थिति को, पृथ्वी की सतह की इस स्थिति को भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि पृथ्वी की जो सतह है यह कंपन क्यों करने लगती है, वो कारण क्या है। मैंने एक बात छिपा के कहा है कि किसी कारण से यदि पृथ्वी की सतह है, उसका धरातल अगर कंपन करने लगे, तो इस स्थिति को, इस कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो भूकंप का कारण क्या है, वह किस कारण से कंपन करती है। तो उसके कई कारण हैं। एक कारण यह है विवर्तनी कारण। विवर्तनी कारण का मतलब है वह पृथ्वी के गर्भ के अंदर कुछ हलचलें होती हैं, और उस हलचलों को आप पढ़ चुके हैं। जब प्लेटें, अभिसारी प्लेटें जब दो आपस में एक दूसरे की ओर गमन करती हैं, तो उनके बीच टकराहट होती है। तो प्लेटों के टकराने से, प्लेटों के दूर जाने से, जब वह दूर जाती हैं तब भी उसमें कंपन होता, जब पास आती हैं तब भी उसमें कंपन होता। जब पास में आती हैं तो दो प्लेटें अभिसरित होती हैं, तो एक प्लेट सबडक्ट होती है, जो भारी प्लेट होती है हल्की प्लेट के अंदर जाती है। ठीक है ना। अब अंदर जाती है तो दो बातें होती हैं। अंदर जाती है तो बेनियाफ जोन में जाने के बाद वह पिघलती है, वो मैग्मा का निर्माण करती है, और फिर वहां निर्मित अतिरिक्त मैग्मा बाहर आने का प्रयास करता है, तो उससे भूकंप आते हैं। वो बाहर की ओर धक्का मारता है। जो गैसें बनी है, जो अतिरिक्त मैग्मा बनी है, वह क्या होती है, संतुलन की स्थिति में आने के लिए वह ऊपर धक्का मारती है। कभी कभी भूकंप ज्वालामुखी आ जाता है, अंदर का जो मटेरियल है बाहर आने का प्रयास करता है, वो भी धक्का मारता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि रीड नामक वैज्ञानिक ने एक बात बताई थी, एक भूगोलविद ने यह बात बताई थी कि जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में एक निश्चित लेवल तक प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं, उनमें फैलने की एक क्षमता होती है, लेकिन एक लेवल के बाद वो टूट जाती हैं, चटक जाती हैं। लेकिन उनमें गुण ये भी पाया जाता है कि वह टूटने के बाद फिर अपनी जगह आ जाती हैं, अपनी जगह आने का प्रयास करती हैं। इसमें भी जब कोई चट्टान प्रत्यास्थता के कारण, तनाव के कारण टूट जाती है और फिर वो अपनी जगह आती है, तो इन स्थिति में भी भूकंप आता है। तो आप देख रहे विवर्तनिक कारणों से, प्लेटों के दूर जाने पास आने से, चट्टानों के टूटने से, है ना। या कई बार ऐसा होता है कि आसपास की चट्टानें कुछ विशेष एरिया की चट्टान पर दबाव पैदा करती हैं, जिसको संपीड़न कहते हैं, कंप्रेस करती हैं, दबाव करती हैं। उस दबाव के कारण भी पृथ्वी का जो धरातल है उसमें क्या होता, कंपन पैदा होता। तब विवर्तनिक कारणों से, प्लेटों के इधर उधर गमन से, ज्वालामुखी से, पृथ्वी के चट्टानों में तनाव से, संपीड़न से पृथ्वी के धरातल पर भूकंप आते हैं। तो भूकंप के कारण क्या है, विवर्तनिक कारण है, प्लेटों का गमन है, और क्या कारण है, ज्वालामुखी उसका कारण है, और क्या है, चट्टानों में तनाव है, चट्टानों में संपीड़न है, और कुछ मानवीय कारण है। मानवीय कारण यह है कि जैसे हम कहीं परमाणु परीक्षण करते हो, अगर परमाणु बम का परीक्षण करते हैं तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि आसपास के कुछ एरिया को वो क्या करती थी, वह कंपित कर देती है, और पृथ्वी के सतह पर भूकंप की स्थिति पैदा हो जाती है। मानवीय कारण। दूसरी बात, कुछ मानवीय गतिविधियां ऐसी भी होती हैं, हम मनुष्य, अभी तक तो प्राकृतिक कारणों पर चर्चा कुछ समय पहले हुई, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि मनुष्य भी
कहीं कहीं पर ऐसी गतिविधियां करता है, ऐसा क्रियाकलाप करता है जहां पर पृथ्वी के गर्भ के अंदर दुर्बल क्षेत्र है। दुर्बल माने पृथ्वी के अंदर जहां पे मनुष्य कोई गतिविधि कर रहा है और उस क्षेत्र में अगर वो क्षेत्र दुर्बल क्षेत्र है, दुर्बल माने उसके अंदर की जो स्थितियां हैं, पृथ्वी के गर्भ, वहां पे पृथ्वी के गर्भ के अंदर की जो स्थितियां हैं वह स्थिर नहीं है, वहां पे कोई न कोई ऐसी आंतरिक दिक्कत है जिसके कारण वहां भूकंप ज्वालामुखी आ सकता है। जैसे दुर्बल किसको कहते हैं? एक क्षेत्र वो होता है जहां कोई उसके गर्भ में कोई विशेष घटनाएं नहीं हो रही हैं, बिल्कुल स्थिर घटना। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं, माना कि वहां पे दो प्लेटें हैं आपस में टकरा रही हों, माना कि दो प्लेटें हैं आपस में दूर जा रही हों, तो वहां अस्थिर मामला है। वहां अंदर जो मामला है अस्थिर है, असंतुलित है, संवेदनशील एरिया है। और वहां पर आप ऐसी कोई गतिविधि बनाने लगे, 8 लेन की रोड बनाना शुरू कर दें, उस पर ले जाकर के तमाम आप बजरी, तमाम बोल्डर आप जमा करते हैं, एक अतिरिक्त भार पैदा करते हैं और वहां का पृथ्वी का गर्भ असंतुलित है। ऐसे में वहां आपके कारणों से भूकंप आ सकता है। आप वहां पे बांध बना रहे हैं, वहां की नदियों में बांध बना रहे हैं, उसके मार्ग में आप बड़े बड़े बोल्डर डाल करके उसके रास्ते को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, यह भूकंपी कारण हो सकता है। आप वहां बड़ा जलाशय बना रहे हैं और थोड़ी एरिया में वहां जल आप इकट्ठा कर रहे हैं और अंदर हलचल है, तो वहां पे भूकंप आ सकता है। तो मानवीय गतिविधि और नेचुरल एक्शन, कुछ प्राकृतिक गतिविधियां हैं जिनको मैंने बताया, विवर्तनिक बताया, चट्टानों में तनाव बताया, चट्टानों में संपीड़न बताया, ज्वालामुखी बताया। वही मानवीय गतिविधियों में आप बम को ले सकते हैं, है ना, परमाणु परीक्षण ले सकते हैं, और आप साथ ही साथ संवेदनशील एरिया में वहां पे रेल मार्ग बनाना, वहां पे सड़क बनाना, वहां पे बांध बनाना, है ना, और जलाशय का निर्माण करना, यह भी भूकंप का कारण हो सकता है। तो एकदम क्लियर कट जान लीजिए भूकंप आते क्यों हैं, आप शायद समझ गए होंगे। कुछ प्रकृति के कारण, कुछ मनुष्य के कारण। कारण क्या आप सब जान गए होंगे। अब बात आती है, आपने देखा प्रकृतिजन्य, विवर्तनिक, ज्वालामुखी, भ्रंश, संपीड़न, और आपने यह भी देखा मानवजन्य, परमाणु परीक्षण देखा, विवर्तनिकी क्षेत्र में हस्तक्षेप देखा। विवर्तनिकी क्षेत्र में जहां पर संवेदनशील एरिया है, जहां पर प्लेटें टकरा रही हों, जैसे मान लीजिए हिमालय के एरिया में चलिए, तो उपमहाद्वीपीय प्लेट, भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट में घुस रही है। ऐसे चाइना वाली प्लेट में, चाइना वाली प्लेट तो है नहीं, वो तो यूरेशियाई प्लेट है, लेकिन चाइना हम कह रहे हैं, वो मार्जिन पर, किनारे पर चाइना है, और भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट क्या है, वहां टकरा रही है, ऐसे घुस रही है और हिमालय का निर्माण कर रही है, धक्का मार के उसको उठा रही है। और वहां पे आप सड़कें बनवाएंगे, वहां पर आप जलाशय बनाएंगे, बांध बनाएंगे। अच्छा, टिहरी वगैरह में बांध बनता, विरोध क्यों होते हैं? पर्यावरणविद उसका विरोध क्यों करते हैं, टिहरी बांध और इस सब बांधों का? क्योंकि संवेदनशील एरिया है, भूकंप वहां आ सकते हैं। इसलिए वहां पे बड़ी बड़ी सड़कें बनवाना, बांध बनाना, रेलवे का विकास करना, इन सब चीजों पे क्या है, रोक लग जाती है कि वहां भूकंप आ सकते हैं और मानव जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। तो आप जान गए होंगे कि कहां ये नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों इसका विरोध होता है, क्यों वहां जलाशय बनाने पे विरोध होता है, बांध बनाने पे क्यों विरोध होता है, राइट। उसके बाद भूकंप के प्रकार, भूकंप को कैसे बांटा जाए? तो भूकंप को हम ऐसे बांट सकते हैं, भूकंप अगर गहराई के आधार पर हम बांटें तो भूकंप 3 प्रकार के हो सकते हैं, मोटी मोटा गहराई के आधार पे। अगर भूकंप 50 किलोमीटर गहराई के ऊपर आ रहा है तो उसे साधारण या सामान्य भूकंप कहेंगे, 50 किलोमीटर की गहराई। लेकिन अगर भूकंप 50 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर गहराई के बीच आ रहा है तो उसे मध्यवर्ती भूकंप कहेंगे। लेकिन 250 से लेकर के 700 किलोमीटर के बीच अगर आ रहा है तो उसको प्लूटोनिक या पातालीय कहेंगे, काफी गहराई, लोग कहते हैं पातालपुरी में,
पाताल माने काफी गहराई, तो उसे पातालीय भूकंप कहेंगे। तो गहराई के आधार पर आप देख लीजिए, अगर थोड़ा ऊपर हो रहा है ना, तो सामान्य भूकंप, थोड़ा गहराई में हो रहा है मध्यवर्ती भूकंप, और ज्यादा गहराई में हो रहा है तो पातालीय भूकंप। सामान्य भूकंप 50 किलोमीटर के अंदर, मध्यवर्ती 50 से 250 किलोमीटर के अंदर, और पाताली भूकंप 250 से लेकर के 700 किलोमीटर के अंदर। ये भी आपने देख लिया, ठीक है ना। कारणों के आधार पर देख ले सकते हैं कि किस कारण आ रहा है, तो प्लूटोनिक प्रकार के हो सकते हैं, जहां प्लेटों के किनारे आ रहा हो। ज्वालामुखी के कारण अगर आ गया हो, माना कि कहीं ज्वालामुखी फटा, धरती कांप गई हो, तो ज्वालामुखी प्रकार का आप कह सकते हैं। क्यों? कहीं पर प्लेटें दूर जा रही हो, भ्रंश बन रहा हो, उसके कारण हो गया, तो भ्रंश के कारण कह सकते हैं, बलन के कारण कह सकते हैं, संपीड़न के कारण कह सकते हैं। आप ऐसे जिसके द्वारा आ रहा है उस कारण से आप बता सकते हैं इस कारण आया। लोग पूछते हैं ना कौने कारण आई, पूछते हैं किस कारण आया भूकंप, तो आप बताते हैं ज्वालामुखी उद्गार हुआ, फिर धरती कांप गई, है ना, प्लेटें टकराई, धरती कांप गई। एक गहराई के आधार पर, एक भूकंप के आने के कारण के आधार पर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात आती है भूकंपी तरंगों की। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां यह भी चर्चा हम कर लें, चर्चा हम ये कर लें अब ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के गर्भ में, चूंकि पृथ्वी का जो केंद्र है लगभग 6370 या 71 किलोमीटर गहराई पर है, और आप देख रहे हैं आ रहा है ऊपर परपटी के नीचे, है ना, और कहा मेंटल में आ रहा है। मेंटल में पैदा हो रही घटना, सपोज करिए यहां पर, ये यहां पर पृथ्वी के गर्भ में यहां अचानक हलचल पैदा हुई। क्या हुई? अचानक हलचल पैदा हुई। तो यहां से होता क्या है, जब हलचल पैदा होती, कुछ होता है, तो वहां से कुछ तरंग पैदा होती है। क्या पैदा होती है? तरंग कुछ होती है, मतलब धक्का मारी ऊपर। अच्छा बताइए, गौर करिएगा, तो रुकिए। अच्छा, अंदर कुछ धक्का मारा, तो ऊपर तो माना कि कुछ आया नहीं, माना कि ज्वालामुखी नहीं ऐसा कुछ है, तो धक्का तो नीचे से लगा, लेकिन ये ऊपर क्या आ रहा है? आप देखे होंगे गाड़ी तो जा रही है रोड से, ये क्यों कांप रहा है? गाड़ी तो रोड से जाती है, लेकिन बगल की मकानें क्यों कंपती हैं? इसका मतलब उसके वहां पर प्रेशर क्रिएट करने से वेव क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? तरंग पैदा होती है, और वो तरंगे यहां तक आके काम कर रही, प्रेशर वहां बना। तो ये क्या है? अब गौर करिएगा कि पृथ्वी के गर्भ में कुछ शक्ति पैदा हुई, कुछ हलचल पैदा हुई, उस हलचल के नाते कुछ तरंगे पैदा हुई। क्या पैदा हुई? कुछ तरंगे, और वह तरंगे क्या होती हैं? ऊपर की ओर चलती हैं, चारों तरफ चलती हैं। तो गौर करिएगा, अगर यहां पे भूकंप, यहां से यहां पे हलचल पैदा हुई गर्भ में, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको भूकंप का उद्गम, उद्गम, उद्गम माने जहां पैदा होता हो, उद्गम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम बिंदु। यही पैदा हुआ। अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको फोकस कहते हैं। तो भूकंप जहां पृथ्वी के गर्भ में भूकंपीय गतिविधियां जहां होती, जहां हलचल पैदा हुआ, उसे भूकंप का फोकस कहते हैं। फोकस। क्लियर हुआ? और जहां पर सबसे पहले पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले जहां पर भूकंप का अनुभव होता है, उसे ईपी सेंटर बोलते हैं। ईपी सेंटर बोलते हैं, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र।
केंद्र। अंदर कहीं हलचल हुई, हलचल हुई ना, तो हलचल हुई तो जहां हलचल हुई वो उसका फोकस है, वहां हलचल हुई, वहां पर उद्गम बिंदु कहते हैं। और जहां पे सबसे पहले भूकंप, पृथ्वी के धरातल पर भूकंप की अनुभूति जहां सबसे पहले होती है, उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। लोग बोलते हैं भूकंप का केंद्र कहां था, मतलब कहां पहले पहले पता चला, तो हम उस ऊपर फतह के उस ऊपर वाले बिंदु को बताते हैं जहां पर उसका आभास पहले हुआ, और जहां पैदा हुआ अंदर वो फोकस है ना, उद्गम केंद्र है। और जहां ऊपर पहले पता चला वो क्या है? अधिकेंद्र है। अच्छा, सबसे पहले यहां अधिकेंद्र पर तरंगे पहुंचती हैं। सबसे पहले तरंगे कहां पहुंचती हैं? अधिकेंद्र पर पहुंचती। क्यों? क्योंकि गौर करिएगा, अगर इसको जहां पर भूकंप उत्पन्न हुआ है उसके धरातल पर ऐसे आधार मान लिया जा, गौर करिएगा, तो तरंग सबसे पहले कहां पहुंचेगी? अपने लंबवत बिंदु पर पहुंचेगी, सीधे। यहां जितना तिरछा होती जाएगी, आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई, इन तरंगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। क्यों? है ना, अधिकेंद्र कहां होगा? जहां पे फोकस से सीधे लंब होगा। सीधे क्या होगा? लंब। जहां पे 90 अंश का कोण बनाएगा वहीं पर उसका क्या होगा? इपिसेंटर होगा। क्लियर हुआ ना? ये तरंगे तो लंबा एरिया कवर कर रही हैं, तब वहां पहुंचेंगी, तो सबसे पहले जस्ट उसके ऊपर पहुंचेंगी। और तरंगे भी 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंग, एफ तरंग और यल तरंग। पी तरंग सबसे तेज चलती है, उससे कम गति यस की होती है, और सबसे कम गति यल की होती है। सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। सबसे पहले कौन तरंग पहुंचती है? पी तरंग पहुंचती है। पी तरंग के पहुंचने के कुछ समय बाद फिर दूसरी तरंग पहुंचती है। कौन? यस। यस तरंगे पहुंचती हैं। पी, यस, यल, ये 3 तरंगे हैं। और गौर करिएगा, पी तरंगों की प्रकृति होती है, आप लोग परावर्तन अपवर्तन पढ़े होंगे। क्यों? कि जब कोई तरंग, प्रकाश तरंग, कोई तरंग जब चलती है और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम क्या हुआ? माध्यम माने जिससे होकर के गुजरती है। माना कि हम पानी में से किसी तरंग को गुजार रहे हैं, तो पानी क्या हुआ? माध्यम हुआ। पानी में से हमने गुजारा, और पानी में से गुजारने के बाद आगे पता क्या चला? फिर गैस है, तो मीडियम चेंज हो गया ना, द्रव में से गैस में उसे गुजरना है, तो उस समय तरंग का व्यवहार बदल जाता है। तरंग का व्यवहार क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। वो या तो उस माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो कुछ तो टकरा करके परावर्तित हो जाएंगी, उनके मॉलिक्यूल से जब सीधे टकराएंगी कुछ तो परावर्तित हो जाएंगी, और कुछ जो आड़ा तिरछा उनसे टच होंगी तो वो क्या होता है? अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको अपवर्तन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन। जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग में, रास्ते में थोड़ा सा क्या होती हैं? विचलित हो जाती हैं। आप प्रैक्टिकल में देखे होंगे, हम लोगों को प्रैक्टिकल कराया गया था, ग्लास में डाली हुई जो कील है हल्की सी तिरछी दिखाई देती है, बाहर से निकली रहती है हल्का सा तिरछा, क्योंकि बाहर क्या है? हवा में है, और अंदर क्या है? द्रव में है। माध्यम चेंज हुआ, तो जब उससे आप देखे होंगे जब हवा से फिर द्रव में जाती है तो हल्की सी किरणें क्या होती हैं? मूव कर जाती हैं। क्यों? बातें मेरी समझ में आ रही हैं? मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती हैं तो क्या होती हैं? अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर लेती हैं। इसी विचलन को, मार्ग के विचलन को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। और जितने कोण पे मुड़ जाती हैं उसको अपवर्तनांक बोलते हैं। खैर, वो सब दूसरी बातें हैं, हम यहां जागरफी में चल रहे हैं, नहीं थोड़ा समझाने की कोशिश किया। तो ये तरंगे जो चल रही हैं, ये तरंगे जब चल रही हैं और पृथ्वी के गर्भ के अंदर जब अलग अलग प्रकार के माध्यमों से ये गुजरती हैं,
तो जब इनका लेखांकन किया जाता है, जिस मीटर पे हम इनका लेखांकन करते हैं, उसमें देखते हैं कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर इनके चलने की जो गति है और इनका जो मार्ग है उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इनके चलने का जो मार्ग है ये सीधी नहीं चल रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, और गति भी कहीं ये बहुत तेज चली हैं और कहीं ये धीमे चली हैं। तो वो उनकी जो तरंग का व्यवहार है वो बताता है कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर की जो स्थितियां हैं समान प्रकार की नहीं। जब पी तरंगे ठोस से होकर गुजरती हैं तो इनकी गति तेज हो जाती है। जब ये लिक्विड फॉर्म द्रव से होकर गुजरती हैं तब ये धीमी पड़ जाती हैं, क्योंकि इनको माध्यम कमजोर मिल रहा है। बातें मेरी समझ में आ रही हैं? पी तरंगे ठोस में तेज चलती हैं, द्रव में धीमी हो जाती हैं, और वहीं पे यफ तरंग ठोस में चलती है लेकिन द्रव में नहीं चल पाती है। तो इन तरंगों के व्यवहार से जब हम इनको किसी मीटर से, जिससे हम इसको नापते हैं, जहां पे इसका लेखांकन करते हैं, ये तरंगे जहां अंकित होती हैं जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंपी तरंगों का अंकन जिस मीटर से किया जाता है उसमें क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं, भूकंप मापी कहते हैं। तो उस भूकंप मापी यंत्र में जब हम देखते हैं, जैसे आप किसी के हार्ट रोड को कभी आप चेक कराने जाते हैं तो आप वहां जाते हैं तो क्या करवाते हैं? किसी का हार्ट चेक कराने जाते हैं कि हार्ट क्या कर रहा नहीं कर रहा है, तो आप करवाते हैं ना ईसीजी। तो आप देखते हैं कि ईसीजी इतना बड़ा कागज में निकलता है, तो आप देखते हैं क्या तरंगों का व्यवहार दिखाई देता है। आप कोई बीमार होता है और जब वेंटिलेटर पे रखा जाता है तो आप कंप्यूटर बगल लगा रखा रहता है, आप उस पर देखते हैं कि हार्ट कैसा चल रहा है, डॉक्टर उसको देखता है। लेकिन जब हार्ट काम मतलब प्रेशर बनाना कम कर देता है तो आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, तरंगे अपने आप गिरती चली जाती हैं, होती ना। ऐसे ही ये जो तरंगे आ रही हैं, ये तरंगे सिस्मोग्राफ में इनका अंकन हो रहा है और देख रहे हैं कि कभी ये बहुत तेज आ रही हैं, कभी ये धीमे आ रही हैं, है ना, और कहीं ये टेढ़ी जा रही हैं, कहीं ये सीधी जा रही हैं। इससे ये पता चलता है और प्रत्यक्षतः पता चलता है कि पृथ्वी के गर्भ की स्थितियां एक समान नहीं है, कहीं ठोस है तो कहीं द्रव है ना। इनके मार्ग में विचलन भी दिखाई देता है, इनकी गति भी प्रभावित होती है। क्लियर हुआ? तो पी तरंग धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है और सबसे तेज चलती है, और सबसे तेज चलती है तो सबसे पहले पहुंचेगी। यस तरंग उसके बाद पहुंचती है। पी तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है, लेकिन द्रव में और गैस में धीमी पड़ जाती है। वहीं पर जो यफ तरंग है वह द्रव में और गैस में नहीं चल पाती है। तो यहां तो गैस की बात है ही नहीं पृथ्वी के अंदर, तो यहां तो ठोस और द्रव की बात हो रही है। तो यफ तरंग द्रव में नहीं चल पाती, लिक्विड फॉर्म में नहीं चलती, वह ठोस में ही चलती है, और यह पी तरंग से धीमे चलती है। यल तरंग केवल पृथ्वी के सतह पर चलती है, यह पृथ्वी के सतह पर चलती है और सबसे ज्यादा विनाश लीला यही लिखती है। तो भूकंप के समय सबसे ज्यादा विनाश किस तरंग के कारण होता है? यल तरंग के कारण होता है, और यह पृथ्वी के धरातल पर चलती है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है, और धरती के धरातल पर ही चलती है। यह पानी में भी चलेगी। ऐसा नहीं भूकंप आ गया तो आगे समुद्र उसमें नहीं चलेगी, उसमें भी चलेगी। ठीक है ना? बातें मेरी समझ में आई? अब बात आती है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आपने जान लिया, ठीक है ना। भूकंप जहां पैदा हो भी देख लिया, ये आपने देखा। ये भी ध्यान दीजिएगा, यहां से जब ये भूकंप चलता है तो यहां इसके विपरीत दिशा में कुछ ऐसी एरिया होती है जहां पे भूकंप का कोई प्रभाव नहीं दिखता है, उसको भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। क्यों? गौर करिएगा, यहां से चली है ना, केंद्र तक आते आते यहां पे मैंने केंद्र बनाया था। गौर करिएगा, यहां पे देख लीजिएगा, ये जो केंद्र का बाहरी हिस्सा है लिक्विड फॉर्म में है, यह भी लिक्विड में है,
लेकिन ये भारी थोड़ा हल्का लिक्विड फॉर्म में है, तो ये तरंगे क्या होती हैं, थोड़ा सा विचलित हो जाती हैं। क्या होती हैं? थोड़ी सी विचलित हो जाती हैं, यहीं से मार्ग बदल देती हैं। तो बीच का एक कुछ क्षेत्र ऐसा बन जाता है जहां भूकंप की अनुभूति नहीं होती है। तो जहां भूकंप का केंद्र होता है उसके विपरीत दिशा में, पृथ्वी उसके विपरीत दिशा में कुछ एरिया ऐसी होती है जहां भूकंप का प्रभाव नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि तरंगे वहां से जब गुजरती हैं तो अपने मार्ग में विचलन कर लेती हैं और वहां से नहीं गुजर पाती हैं। बाकी हल्का या ज्यादा हर जगह झटके कुछ न कुछ महसूस किए जाते हैं, थोड़े कम कहीं ज्यादा। कहीं कहीं ये हो सकता है कि उसके जितने दूर होती जाएंगी तीव्रता कम होती जाएगी, जितने नजदीक होंगी तीव्रता ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, जितने दूर होंगे एनर्जी उतनी उनकी कम होती जाएगी। क्लियर हुआ? बातें समझ, चूंकि मार्ग में विचलन हो रहा है तो विचलन के कारण कुछ एरिया से वो नहीं गुजर पाती। एफ तो वैसे नहीं गुजर पाएगी लिक्विड फॉर्म से, अगर पी गुजरेगी तो वह विचलित हो जाएगी। यहां से आती है तो यहां विचलित हो जाती है, यहां से आती विचलित हो जाती है। तो आप देखेंगे विपरीत क्षेत्र में कुछ ऐसी एरिया है जहां पे भूकंप क्या होता है, छाया क्षेत्र बनता है। यह भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं भूकंप को नापते। हाँ, एक बात और है, भूकंप आने के पहले कौन सी ऐसी गैस है जो प्रकृति में उसकी मात्रा अचानक बढ़ जाती है और उससे हम अंदाज लगा सकें? रेडान है। जान लीजिएगा, रेडान एक ऐसी गैस है जो भूकंप आने से पहले वातावरण में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। उसकी बढ़ी मात्रा से हम अंदाज लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है, अबाउट टू कम, भूकंप आने वाला है। तो कौन सी गैस है? रेडान गैस है। ठीक है ना? अब बात आती है कि भूकंप का मापन कैसे होता है। तो भूकंप को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ कहते हैं। और सिस्मोग्राफ में 3 प्रकार के पैमानों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन व्यवहारतः जिस पैमाने, जिसे नापने में सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर आप यूज करते हैं ना, क्यों? और नापने में, धारिता नापने में, आयतन नापने में लीटर का प्रयोग करते हैं, है ना, एमएल का प्रयोग करते हैं, 10 ml, 5 ml, मिलीलीटर का प्रयोग करते हैं। दवा व सिरप पीना होता है तो बोला जाता है कि एक ढक्कन पी लीजिएगा 10 ml जब खांसी उसी आती है। क्यों? अच्छा, आप गए दुकान पे और दुकान पे जाने के बाद आपने दवा लिया, सिरप, और बेचारा बोल दिया ठीक है 10 ml इतना लीटर ले लीजिएगा। आपके रास्ते भर दिमाग में खुजली हो जाएगी। दिया है 50 ml, कह रहा लीटर में ले लीजिएगा। जब उसका आयतन कम है तो छोटे पैमाने का प्रयोग हो, आयतन बड़ा होगा तो बड़े पैमाने का प्रयोग हो, है ना। ऐसे यहां पे सिस्मोग्राफ में कई पैमाने का प्रयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो रिएक्टर पैमाना, ये पैमाना है, उपकरण नहीं है। उपकरण तो सिस्मोग्राफ है, उसमें एक पैमाने का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे दूरी नापने के पैमाने में सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे भूकंप को नापने में जिस स्केल का प्रयोग किया जा रहा है नापने के लिए, सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग होता है रिएक्टर पैमाना होता है, जो 0 से 10 तक उस पर अंकन होता है। अब प्रत्येक अंक, गौर करिएगा, प्रत्येक अगला अंक पिछले अंक के 10 गुना ज्यादा तीव्र नापता है। अगर कहीं का भूकंप 5 है तो कहीं 6 आया है, तो 6 जहां पे 5 आया है, गौर करिएगा, उसका 10 गुना जहां तीव्र होगा वहां 6 आएगा। 6 से 7 जहां आया होगा तो 6 वाले का 10 गुना ज्यादा जहां होगा वहां पे 7 नापा जाएगा। तो प्रत्येक अगला पैमाना पिछले पैमाने का 10 गुना अधिक होता है। 0 से लेकर के 10 तक इसके पैमाने होते हैं। इसी प्रकार से राशि फेरल पैमाना भी प्रयोग किया जाता है। इसमें 1 से लेकर के 11 तक पैमाने होते हैं। इसी प्रकार से मरकली पैमाने का प्रयोग किया जाता है, इसमें 12 तक पैमाने होते हैं। मैंने लाइन से बता दिया
कि जहां पे राशि फेरल में 11 होता, मरकली में 12 होता है, और वहीं पर रिएक्टर पैमाना 0 से लेकर के 10 तक होता है। तो मैंने क्रम से बता दिया कि 3 पैमाने का प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टर का होता है, उसके बाद 2 पैमाने और है, राशि फेरल है और मार्कली है, और उपकरण एक ही है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। क्लियर? अब बात आती है इसके वितरण की बातों को देख लें। तो वितरण वही है, इसका वितरण वही है जो भूकंप का वितरण है। वितरण माने डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पाया जाता है, किस जगह ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा भूकंप परिप्रशांत पेटी में आता है। परि माने प्रशांत महासागर के चारों तरफ। क्यों? क्योंकि विनाशात्मक प्लेट किनारा वहीं पाए जाते हैं। अच्छा, उसको पढ़ाना कितना जरूरी था? नहीं पढ़ाया होता तो जबरदस्ती कितना भी करता, काम बनता नहीं। आप अब इशारा मैं कर देता हूं तो विनाशात्मक प्लेट किनारा आप पढ़े खट से पहचान जाते हैं। वही फायर ऑफ रिंग, वही ज्वालामुखी, वही एरिया भूकंप का सबसे प्रचंड एरिया। क्यों? क्योंकि संवेदनशील एरिया वही है। तो जहां ज्यादा ज्वालामुखी वहीं ज्यादा भूकंप, वहीं ज्यादा पर्वत भी, मूड़दार पर्वत सबसे अधिक भी वही है। वहीं पर्वत, वहीं भूकंप, वहीं ज्वालामुखी। तो एक सिद्धांत से सारी चीज को समझने में कितना बल मिल रहा है। दूसरी पेटी मध्य महाद्वीपी पेटी है, और मध्य महाद्वीपी पेटी आप देख रहे हैं कहां से? मध्य महाद्वीपी पेटी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर है ना, भारत के उत्तर। तो आप देखेंगे बीचों बीच, अगर हम मैप पे आपको दिखा सकें, ये देखिए, ये प्रशांत देख रहे पूरा एरिया ना, ये देखिए यही ज्वालामुखी पेटी भी है। और मध्य देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये कौन सा है? अफ्रीकी महाद्वीपी प्लेट है। नहीं पढ़ाया था ना, एक प्लेट अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई, ये देखिए यूरोप है, ये एशिया, दोनों एक में मिले हुए हैं। एक पर्वत इसको अलग करते हैं, बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये काला सागर है, कैस्पियन सागर है, ये बीच में काकेशस पर्वत है, यहाँ काकेशस पर्वत है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ इटली है, यहाँ पे आल्प्स पर्वत है, यहाँ पेरिनीज है। देखिए यहाँ से ये देखिए स्पेन है, ये फ्रांस है, इसके बीच में यहाँ पे पेरिनीज पर्वत है, यहाँ आएंगे आल्प्स पर्वत है, यहाँ काकेशस। देखिए कैसा मिल रहा लाइन से, दिख रहा ना लाइन? देखिए पेरिनीज पर्वत, फ्रांस और स्पेन के बीच पेरिनीज पर्वत, यहाँ इटली का आल्प्स पर्वत, यहाँ फिर आएंगे काकेशस पर्वत, यहां से फिर इधर आएंगे। देख लीजिए आपके वो सब मिलना शुरू हो जाएंगे। ईरान वाले कौन? वो भूकंपी जो ज्वालामुखी पर्वत जो हैं, दामबंद मिलेगा, कोह सुल्तान मिलेंगे, है ना। ये देखिए पूरा पर्वतीय एरिया मिल रही है ना। यहाँ क्यूनलुन मिल जाएगा, यहाँ देखिए हिमालय मिल गया, यहां से अचानक ऐसे मूव करेगी, आ जाएगा इधर इंडोनेशिया साइड में। इंडोनेशिया साइड से देख लीजिए आप आकर के यहां पर आ जाएगा न्यूजीलैंड, यहाँ न्यूजीलैंड और फिलीपींस में। ये ऐसे दिखे से आई है। ये क्या? मध्य महाद्वीपी प्लेट है। एक देखिए यहाँ पे अफ्रीकन है, अफ्रीका दिख रही है, अफ्रीका दिख रहा। ये भारतीय महाद्वीप प्लेट है, ये यूरेशियाई प्लेट है। ये प्लेट इसमें घुस रही है, तो दोनों प्लेटें घुस रही हैं। तो आप देख रहे हैं ये मध्य महाद्वीप, ये भूकंपी एरिया दिख रहे, मध्य महाद्वीपी पेटी। क्लियर हो रहा है अनु जी? ये मध्य महाद्वीपी पेटी है यहां से ऐसे। ये क्या है? परिप्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपी पेटी। और ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही, बीच में क्या है? भ्रंश बन रहे हैं, उस भ्रंश में कटक बन रहा, बीच का मैग्मा निकल रही है। तो मध्य अटलांटिक सागर है जो यह साकार का है ना। यह मध्य अटलांटिक कटक बन रहा है, इस कटक के सहारे भी भूकंप आते हैं। क्लियर हुआ ना? मध्य महाद्वीपी पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, परिप्रशांत पेटी, ठीक है। भारत में हिल रहा नहीं हिल रहा आजकल? क्यों वो भारत में आ रहा है? चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप पेटी यूरेशियाई प्लेटी में क्या हो रही है? अभिसरित हो रही है, डिप्त हो रही है, सबडक्ट हो रही है ना, टकरा रही है दोनों। तो कभी कभी झटके आ जाते हैं इधर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
समझ में आया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये भी अब क्या है, ये भी हाँ खत्म। अब सुनामी। सुनामी किसको कहते हैं? जब समुद्र के नीचे, सागर के नीचे जाएंगे तो सागर के नीचे भूभाग है ना, उसकी तली है। पोखरे में नहाने जाते हैं, तली मिलती है। नदी में नहाने जाते हैं, तली मिलती है नीचे। तो सागर के नीचे भी तली है ना? सागर के नीचे, उस सागर तली के नीचे पृथ्वी के गर्भ में जब हलचल पैदा होता है और सागर की तली में जब कंपन पैदा होता है तो सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं, तीव्र लहरें उत्पन्न होती हैं, और इसको सुनामी कहते हैं। बातें समझ में आई? जब एक गहरे जल में होती हैं लहरें और सागर के मध्य में होती हैं, खुले सागर में होती हैं, चारों तरफ सागर ही सागर है, तो ये थोड़ी सी धीमी होती हैं। लेकिन जब ये तटों की ओर चलती हैं और तट उथले होते हैं, उथले माने गहराई वहां पानी की कम होती है, तो जब ये सुनामी लहरें जब ये सागर तट की ओर चलती हैं, जहां उथले सागर होते हैं, है ना, या बंद सागर होते हैं, आसपास भूभाग लगे होते हैं, तो वहां पर इनकी हाइट काफी ज्यादा किलोमीटर तक ऊंची हो जाती है और भारी विनाश तटीय क्षेत्रों में लाती हैं। इनकी गति कभी कभी 650 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार हो जाती है और काफी विनाश लाती हैं। आप देखेंगे 2004 के आसपास इंडोनेशिया में सुनामी आई थी। क्राकाटाओ याद आ रहा है? क्राकाटाओ, जावा सुमात्रा के बीच में सुंडा जल संधि पर क्राकाटाओ ज्वालामुखी याद आ रहा ना, इंडोनेशिया में। तो वहीं पर इंडोनेशिया में आसपास के सागर में सुनामी आई थी, और जब सुनामी आई थी तो इतना जबरदस्त भयंकर रूप धारण किया था कि भारत के तटीय क्षेत्रों में, तमिलनाडु में आसपास ज्यादा सुनामी आई थी। नागपट्टनम के आसपास तो तबाही मच गई थी। यह तबाही श्रीलंका में भी मची थी। उसके बाद 2000 लगभग 11 के आसपास जापान में सुनामी आई थी और बहुत भयंकर सुनामी थी, मतलब 100 वर्षों की सबसे खतरनाक सुनामी थी। और स्थिति यह हो गई कि वहां पे फुकुशिमा वहां पे एक परमाणु संयंत्र वहां लगाया हुआ है जापान ने, और उसमें रिसाव हो गया, हाइड्रोजन बम में विस्फोट हो गया। स्थितियां इतनी गड़बड़ हो गई कि जापान को परमाणु आपात घोषित करना पड़ा। हमारे यहां परमाणु आपात हो गया, हमारे यहां परमाणु का रिसाव होने लगा है। स्थितियां भयंकर हो गई। अब परमाणु रिसाव को किसमें नापते हैं? रैम्स में नापते हैं। परमाणु रिसाव हो रहा है उसको किसमें नापते हैं? उसके नापने का पैमाना है रैम्स। रैंप घाटी नहीं, रैम्स। समझ में आ रहा है? रैंप घाटी में क्या बताया था कि जब आसपास की दो चट्टानें पास में आ जाए तो बीच में जो घाटी बन जाए, रैम्स घाटी बोलते, ब्रह्मपुत्रा वाली बताया था ना। लेकिन रैम्प नहीं है, ये रैम्स है। जी हाँ, तो परमाणु रिसाव या परमाणु विकिरण को किससे नापते हैं? रैम्स पैमाने से नापते हैं। तो सुनामी आ गई, इतना भयंकर थी कि यूक्रेन में चेरनोबिल एक बार परमाणु घटना हुई थी, उससे भी खतरनाक घटना थी जापान की। वहां भी परमाणु रिसाव हुआ था। कहां पर? यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु रिसाव वहां हुआ था, उससे खतरनाक घटना यहां थी। तो आप सुनामी को समझे ना। सुनामी को नापा किससे जाता है? सुनामी को किससे नापा जाता? सुनामीटर। किससे नापा जाता है? सुनामीटर से।